Hello students, welcome back to the channel Explorer Institute. So the topic we are covering today is partnership of the class 11th business studies chapter number 2, that is forms of business organizations. So let's start it. सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसका मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड्स, नीड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। बट जो इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं, हम कवर करेंगे उसका मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए इसका कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए ये 3 पर्सन्स हैं, इनके नाम क्या हैं? अजय, भानु एंड चिंटू। अजय, भानु एंड चिंटू ने एक दिन डिसाइड किया, चलिए एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हम तीनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये सोचने के बाद उन तीनों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट बनाया और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी उस एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट क्या बनाया उन्होंने? कहा हमारा जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हम उन्हें 1:1:1 में डिवाइड कर लेंगे। मतलब अजय, भानु एंड चिंटू ने जब भी सोचा कि चलो शॉप खोलते हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट बनाने में अपना नाम दिया और अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन्होंने बता दी कि हम 1:1:1 में डिवाइड करेंगे। ये रेशो चेंज भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बट मेरे केस में अजय, भानु एंड चिंटू हैं जिन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखी है 1:1:1। जब ये तीनों ने सोचा तो उन्होंने शॉप तैयार की जिसका नाम हमने रखा है ABC क्लॉथ हाउस। तो ये शॉप किसकी है? अजय, भानु एंड चिंटू की। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कर रहे हैं, इक्वल बांट रहे हैं। और जो कहां पे स्टेटेड है, एग्रीमेंट में स्टेटेड है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ये क्या है, पार्टनरशिप डीड। एक पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक एग्रीमेंट है, किनका? उन 3 पर्संस का, उन 4 मेंबर्स का, उन 5 मेंबर्स का, जो डिसाइड कर रहे हैं कि चलो हम तीनों मिलकर अपना एक बिजनेस खोलते हैं। बिजनेस खोलने के बाद हमारे जो भी प्रॉफिट होंगे हम उसे इस रेशो में बांट लेंगे। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, अगर अजय, भानु एंड चिंटू अगर किसी अनलॉफुल बिजनेस में जाते हैं, मान लो वो तीनों डिसाइड कर रहे हैं कि हम तीनों मिलकर इस बैंक में रॉबरी करते हैं, तो क्या अनलॉफुल बिजनेस अगर वो आ रहे हैं, अनलॉफुल बिजनेस के लिए इकट्ठे आ रहे हैं, तो क्या इस केस में भी हम पार्टनरशिप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? पार्टनरशिप होगी या नहीं होगी? द आंसर इज नो। सर अनलॉफुल केस में हमारा पार्टनरशिप नहीं कहलाता। पार्टनरशिप तभी लगता है जब वो लॉफुल बिजनेस के लिए इकट्ठे आते हैं। चलिए अब एक बात बताओ, अगर अजय, भानु एंड चिंटू डिसाइड करते हैं कि ये काम तू करेगा, ये काम तू करेगा और ये काम ये करेगा। मान लो अजय के पास काम आया कि सारी परचेजिंग जो होंगी शॉप पे वो अजय करेगा, जो डेटर से पैसा लेना है वो भानु लेगा और जो क्रेडिटर्स को पेमेंट देनी है उसका ध्यान चिंटू रखेगा। इन तीनों ने आपस में अपने अपने काम बांट लिए। अब मान लो इस केस में चिंटू और भानु क्या कहते हैं कि भाई देख, हम दोनों तो बिजनेस में दखल अंदाजी देंगे ही नहीं। जो करना है सिर्फ और सिर्फ अजय को करना है, जो भी करना है सिर्फ अजय को करना है। ये दो भानु और चिंटू आपस में आप क्या कह रहे हैं कि भाई हम तो पैसा लगा के छोड़ देते हैं, हम बिजनेस में टेंशन नहीं लेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, बस हम पैसा लगा देते हैं, हम इक्वल शेयरिंग ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, लेकिन हम उसमें कुछ काम नहीं करेंगे। तो अजय ऐसा कर सकता है? हाँ अजय कर सकता है। अजय ऐसा कर सकता है तो अजय थोड़ी अपनी पार्टनरशिप ज्यादा ले लेगा। मान लीजिए वो रख लेते हैं 3:1:1 की रेशो रख लेते हैं। ये जो रेशो है या उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। ये फिक्स नहीं है कि 1:1:1 ही होनी चाहिए या 3:1:1 ही होनी चाहिए। ये डिपेंड करते हैं कि उनकी कैसी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने क्या डिसाइड किया है
चलिए, अब मान लो क्या भानु और चिंटू बिजनेस के हकदार ही नहीं है? बिजनेस में काम कर सकते हैं या कर ही नहीं सकते? कर तो सकते हैं, उनके पास राइट है कि वो बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बट अगर उनका मन चाहे तो वो ना भी करें तो कोई बात नहीं। जैसे हमने एचयूएफ के केस में पढ़ा था कि कर्ता के पास इकलौता राइट है कि वो मैनेज करे, कंट्रोल करे, वो उसे हिंदू लॉ ने प्रोवाइड किया था। लेकिन पार्टनरशिप में तीनों पार्टनर्स के पास राइट है कि वो चाहे तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ना भी चाहे तो कोई भी पार्टनर कर सकता है, वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड है। जैसे एक बात बताओ, जैसे एचयूएफ के ऊपर हिंदू लॉ लगता था, तो क्या पार्टनरशिप के ऊपर भी कोई लॉ लगता है? द आंसर इज यस। कौन सा लॉ लगता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट अप्लाई होता है इनके ऊपर। पार्टनरशिप के ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। चलिए, अब एक देखते हैं इसका मीनिंग। पार्टनरशिप कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हमारे केस में मान लो भानु और चिंटू डिसाइड करते हैं कि हम सिर्फ पैसा लगा रहे हैं, हम बिजनेस में मैनेज नहीं करेंगे, बिजनेस को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बिजनेस में, तो क्या होगा? सिर्फ अजय जो काम करेगा वो बाइंडिंग किसके ऊपर होगा? वो भानु के ऊपर ही बाइंडिंग होगा और वो चिंटू के ऊपर भी बाइंडिंग होगा। अगर अजय कोई बुरा काम करता है, अजय फंस जाता है, तो उस चक्कर में भानु भी फंसेगा और चिंटू भी फंसेगा। भानु और चिंटू बाद में नहीं कह सकते कि हमने इस चीज में डिसाइड ही नहीं लिया, हमने इस चीज में डिसीजन नहीं लिया, जो किया अजय ने किया, वो ऐसा नहीं बोल सकते। बिकॉज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि हर एक पार्टनर चाहे तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन एचयूएफ के केस में हिंदू लॉ साफ साफ बोलता था कि आप अपने बिजनेस में सिर्फ कर्ता को ही हक देंगे, सिर्फ कर्ता ही उस बिजनेस को मैनेज करेगा, जो अदर कोऑपरेंसेस है वो उसमें मैनेज कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ये लॉ बोलता था। लेकिन पार्टनरशिप में लॉ क्या बोलता है कि आप चाहें तो अपने बिजनेस को मैनेज कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ना चाहें तो नहीं भी कर सकते। चलिए, आई होप मीनिंग आपको क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स कितने हैं? फीचर्स हैं इसके 7। इसे याद कैसे रखेंगे? फिर धोनी मारुति कार लाया, फिर धोनी मारुति कार लाया, फिर धोनी मारुति कार लाया। एफ से आएगा हमारा फॉर्मेशन, डी से आएगा हमारा डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, एम से आएगा हमारा मेंबरशिप, सी से आएगा हमारा कंटिन्यूटी, ए से आएगा हमारा म्यूचुअल एजेंसी, आर से आएगा हमारा रिस्क बियरिंग और एल से आएगा हमारा लायबिलिटी। याद रखना, फिर धोनी मारुति कार लाया, फिर का एफ आएगा, धोनी का डी आएगा, मारुति का एम आएगा, कार पूरा आएगा CAR और लाया का एल आएगा। चलिए, अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला आता है फॉर्मेशन। मान लो जब भी हमें कोई पार्टनरशिप, हमें कोई फॉर्म करनी है, हमें कोई शॉप खोलनी है, पार्टनरशिप करनी है, तो सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया था कि मेंबर्स होने चाहिए, उसमें 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स होंगे। अगर 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स होंगे तो ही पार्टनरशिप होगी, क्योंकि अगर एक ही मेंबर हुआ तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में चला जाएगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स आते हैं तो वो कैसे आएंगे पार्टनरशिप में? सबसे पहले वो क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट को प्यार से क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड में आएंगे। पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद वो टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे अपनी, और उसके बाद चाहे तो वो पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पार्टनर्स किसी अनलॉफुल बिजनेस के लिए आ रहे हैं तो उस केस में हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। चलिए, फॉर्मेशन में सिर्फ इतना ही है। अब बारी आती है लायबिलिटी की। एक बात बताओ, जब एचयूएफ हमने पढ़ा था, एचयूएफ में हमने क्या पढ़ा था? सर, जो कर्ता है और अदर कोपेरेंसर्स हैं। सर, जो हिंदू लॉ बोलता था वो बोलता था कि कर्ता ही हमारा मैनेज कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है, जबकि कोपेरेंसर्स ना मैनेज कर सकते हैं ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने एक चीज और देखी थी एचयूएफ में कि कर्ता के पास मैनेज कंट्रोल का राइट था,
तो इसलिए कर्ता की लायबिलिटी हमने क्या रख दी थी, अनलिमिटेड, और जो को पेरेंसर था उनकी लायबिलिटी रख दी थी हमने लिमिटेड। ये आपको समझ में आ रखा था। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। क्या ऐसा कोई पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि किसी एक पार्टनर के पास मैनेज का राइट है? द आंसर इज नो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि चाहो तो सारे मैनेज करो, और अगर तुम चाहो तो कोई एक भी मैनेज कर सकता है। तो अगर मान लो लॉ प्रोवाइड करता है कि लॉ ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आपके पास मैनेज का राइट नहीं है, तो इसलिए ऑल पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होनी चाहिए? ऑल पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होनी चाहिए? लिमिटेड और अनलिमिटेड, जबकि इनके पास मैनेज कंट्रोल का राइट है अनलिमिटेड। यस, इतना सही कंसेप्ट है। अब बारी आती है लिमिटेड अनलिमिटेड की। ये हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से समझा रखा है। चलिए एक बार फटाफट दोबारा सुन लीजिए। लिमिटेड लायबिलिटी वो होती है लिमिटेड लायबिलिटी वो होती है जब अगर आप बैंक की रिकवरी या जब से आपने लोन ले रखा है या आपने किसी से उधार ले रखा है, अगर आप वो रिपे नहीं कर पाते और उसकी वजह से अगर वो पर्सन चाहे जिसको रिकवरी करनी है, अगर वो रिकवरी करने के लिए आपके पर्सनल एसेट्स भी इफेक्ट करता है, वो पर्सनल एसेट्स से भी रिकवरी कर सकता है, तो आपको बोलेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर अदर पर्सन के पास राइट है सिर्फ आपके बिजनेस एसेट से ही वो अपनी रिकवरी कर सकता है, तो इस केस में बोल लेंगे हम लिमिटेड लायबिलिटी। चलिए अब बारी आती है रिस्क बियरिंग की। हमारे केस में अजय, विजय और चिंटू ने अजय, भानु और चिंटू ने क्या रेशो रखी थी? 1:1। मतलब प्रॉफिट हुआ तो इन तीनों का, लॉस होगा तो भी यही तीनों बियर करेंगे। तो रिस्क बियरिंग का मतलब हो गया लॉस बियरिंग भी होगा तो भी उन पार्टनर्स जो उन्होंने एग्रीड रेशो होगी उस रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब बारी आती है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल की। हमारे केस में अजय, विजय, अजय, भानु और चिंटू ने डिसाइड किया था कि वो इक्वल बांटेंगे, इक्वल काम बांटेंगे। थोड़े बहुत जो काम चाहे वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में अजय ने कहा था सारी परचेसिंग करूंगा, भानु ने कहा था कि मैं डेटर से रिकवरी करूंगा, और चिंटू से कहा था कि क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगा। उन्होंने आपस में ही अपने काम बांट लिए थे। लेकिन अगर वो चाहें तो अजय को भी सारा काम सौंप सकते हैं। वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो उनके पार्टनरशिप में डीड में जो लिखा होगा उस हिसाब से वो अपना काम बांटेंगे। चलिए अब बारी आती है कंटिन्यूटी की। सर क्या अगर मान लो तीनों में से अजय को या किसी और पार्टनर को कुछ हो जाता है, तो सर क्या हम कुछ करेंगे, इसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या पार्टनरशिप चलेगी या बंद हो जाएगी? अगर मान लो हमारे केस में चिंटू की हो जाती है डेथ, तो क्या पार्टनरशिप को बंद करना पड़ जाएगा? द आंसर इज यस। जो लॉ बोलते हैं आपको बंद करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप पार्टनरशिप डीड को ऑल्टर कर दो, आप P&L रेशो को ऑल्टर कर दो, आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उन्हें ऑल्टर कर दो, तो आप चाहो तो उसे कंटिन्यू भी रख सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आपके पार्टनरशिप में से अगर आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है तो आपको एक कंपल्शन है कि आपको बंद करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखना तो भी आप कर सकते हो। उसकी कंडीशन ये है कि आपको पार्टनरशिप डीड में ऑल्ट्रेशन, अपडेशन लानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, मेंबरशिप। सर मेंबरशिप कितने होंगे? मान लो हमारी पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर हमारे मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में, हमारे मिनिमम मेंबर्स और मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? मिनिमम सर 2। अगर मान लो वो एक पार्टनर हुआ तो वो पार्टनरशिप में ना आके वो कहां चला जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप में। सर मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम हो सकते हैं पार्टनर्स 20। लेकिन अगर आपकी आप बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग इंडस्ट्री में हो तो आपके लिए मिनिमम मेंबर्स तो रहेंगे 2 ही, लेकिन जो आपके मैक्सिमम की क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाएगा, वो आपका आ जाएगा 10। चलिए अब बारी आती है म्यूचुअल एजेंसी की। सर अगर मान लो अजय को ही सारा मैनेज करना है, सारा कंट्रोल करना है, भानु और चिंटू ने ये कह दिया कि हमारा जो काम है वो भी अजय संभाल, तो अजय क्या करेगा? अजय कोई भी काम करेगा तो उस केस में बाइंडिंग कौन हो जाएंगे? भानु और चिंटू भी बाइंडिंग होंगे।
तो मान लो अजय जो है वो किसका काम कर रहा है, वो एजेंट का काम कर रहा है, भानु और चिंटू का एजेंट का काम कर रहा है। भानु और चिंटू ने पैसा लगा के छोड़ दिया, अब सारा मैनेज कौन कर रहा है, वो अजय कर रहा है। अजय ने पैसा लगाया, अजय ने काम भी कर रहा है और अजय के द्वारा काम किया गया भानु और चिंटू को भी बाइंड कर देगा, उन्हें भी फंसा सकता है। चलिए एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, इसकी नाम क्या था, फिर इसे याद कैसे करेंगे। फिर धोनी मारुति कार लाया, फिर धोनी मारुति कार लाया। एफ से आएगा फॉर्मेशन, डी से आएगा हमारा डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, एम से आएगा हमारा मेंबरशिप, सी से आएगा हमारा कंटिन्यूटी, ए से आएगा हमारा म्यूचुअल एजेंसी, आर से आएगा हमारा रिस्क बेयरिंग एंड एल से आएगा लायबिलिटी। सारे पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप चाहो तो इसे पढ़ भी सकते हो अच्छे से, बिल्कुल वही चीज लिखी है। चलिए अब हम बात करते हैं मेरिट्स की। इसके मेरिट्स कितने हैं, इसके मेरिट्स हैं 5। इन्हें याद कैसे करेंगे, इन्हें याद कैसे करेंगे। फिर फ्राइडे रात संदिखा, फिर फ्राइडे रात संदिखा, फिर फ्राइडे रात संदिखा। एफ से क्या आएगा, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। एफ से क्या आएगा हमारा मोर फंड्स। आर से क्या आएगा हमारा शेयरिंग ऑफ रिस्क। एस से क्या आएगा हमारा सीक्रेसी एंड डी से क्या आएगा हमारा बैलेंस डिसीजन मेकिंग। चलिए करके समझते हैं। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जब भी अजय, भानु और चिंटू ने सोचा कि हम अपना पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, उन्होंने फटाफट से अपनी पार्टनरशिप डीड बनाई और नेक्स्ट डे शॉप खोल दी। तो इट इज इजी टू फॉर्म, आपके लिए कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है आपको अपनी पार्टनरशिप खोलने के लिए। आपको सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि अपनी पहले पार्टनरशिप डिसाइड करो, बनाओ और उसके बाद पार्टनरशिप खोलो। इसमें ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है जैसे कंपनीज के केस में होती हैं। कंपनीज के केस में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं, जिनकी डिस्कशन हम लेटर ऑन करेंगे जब हम कंपनी पढ़ेंगे। तो इसलिए पार्टनरशिप खोलने के लिए हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, तो इट इज इजी टू फॉर्म। अब क्लोजर, अगर मान लो अजय, भानु, चिंटू में से चिंटू की डेथ हो जाती है तो बहुत आसानी से वो चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, अपने उसमें पार्टनरशिप डीड में जाके डिसाइड कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, उसे क्लोज कर सकते हैं कि भाई हम अपना बिजनेस यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। जिनकी पेमेंट करनी है उनकी पेमेंट करने के बाद, सबको सेट ऑफ करने के बाद, जो भी एसेट्स है उन्हें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद या रेशो के में बांटने के बाद वो अपना बिजनेस ईजिली बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी होगा, कंपनी के केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है कंपनी को बंद करने की, वो हम लेटर ऑन डिसाइड कर पढ़ेंगे। तो इट इज इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज। अब बारी आती है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। बैलेंस डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, मान लो हमारे केस में अजय है, भानु है और चिंटू है। जो अजय है, भानु है, चिंटू है, अजय को मान लो परचेसिंग का अच्छा क्राइटेरिया पता है कि कहां से परचेस करना है, और भानु को पता है कि कहां से हमें मैनेज करना है, शॉप को कहां से मैनेज करना है, और सी है जो अच्छा सेल्समैन है। तो हमारे इसमें क्या होता है, हमारे तीनों के एक्सपर्टाइज मिल सकते हैं। अगर 3 पर्सन अलग अलग फील्ड के एक्सपर्टाइज हैं, वो तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप खोल सकते हैं, तो इजीली बैलेंस डिसीजन मेकिंग होगी, एक अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी। क्योंकि हमारे केस में अगर हम चाहें तो हम तीनों एक्सपर्टाइज मिलके भी, तीनों अलग अलग फील्ड के एक्सपर्टाइज मिलके भी एक पार्टनरशिप खोल सकते हैं। तो इसलिए बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अब बारी आती है मोर फंड्स की। तो हमने प्रोप्राइटरशिप में एक डिसएडवांटेज पढ़ा था कि लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि उस केस में, हमारे केस में सिर्फ अजय ही था जिसके पास 20 लाख थे। अगर मान लो भानु के पास भी 20 लाख हैं और चिंटू के पास भी 20 लाख हैं, तो प्रोप्राइटरशिप के केस में तो सिर्फ था 20 लाख। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हमारे केस में हो गया 60 लैक्स। तो हमारे केस में क्या हुआ, इसके एडवांटेजेस क्या हो गए कि हमें मोर फंड्स मिल सकता है, क्योंकि हमारे मोर पार्टनरशिप में डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं। डिफरेंट पार्टनर्स होने के बाद हम जो भी उनके पास कैपिटल है वो हम इक्वल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए अब बारी आती है शेयरिंग ऑफ रिस्क की। जैसे पार्टनरशिप डीड में अजय, भानु और चिंटू ने डिसाइड किया था कि हम 1:1 में प्रॉफिट बांटेंगे, तो होने वाले लॉसेस भी तो वो तीनों आपस में ही बांटेंगे। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में जिसको अगर लॉस होता तो वो सिर्फ अजय का था, लेकिन पार्टनरशिप में अगर लॉस होगा तो अजय, भानु और चिंटू में इक्वल बटेगा। तो शेयरिंग ऑफ रिस्क भी हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज सीक्रेसी। सर पार्टनरशिप को कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है कि वो अपनी बैलेंस शीट, अपने प्रॉफिट एंड लॉस किसी पब्लिक को दिखाए, किसी गवर्नमेंट कंपनी में जाके किसी गवर्नमेंट के पास डिस्प्ले करे। उनके पास कोई राइट नहीं है, कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है उनके पास कि उनको कंपल्शन है कि अपने बैलेंस शीट को अपने सरकार को दिखाओ। इट इज नॉट
कंपल्सरी फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स। सो इट इज वेरी सीक्रेसी कि उनकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है कि वो लीक हो, क्योंकि उन्हें बाहर किसी को बताने का कोई कंपल्शन नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेट रह सकती है। चलिए इसे रीड आउट कर लेना, बिल्कुल सेम फंड है, सेम ही मैटर है। चलिए अब बारी आती है डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स कैसे याद करेंगे इसके? परसों रात चारू लद्दाख चलेगी, परसों रात चारू लद्दाख चलेगी। पी से आता है हमारा लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, आर से आता है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेस, सी से आता है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एल से आता है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी और सी से आता है हमारा लैक ऑफ कंटिन्यूटी। चलिए इसे फटाफट से समझते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने डिसाइड कर ली कि सर जो भी पार्टनर्स होती है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब अगर वो बैंक, अगर पार्टनरशिप फर्म रीपे नहीं कर पाती जो उन्होंने लोन लिया है, तो जो भी हमारा क्रेडिटर है या बैंक है जिससे हमने लोन लिया है, वो चाहे तो हमारी पर्सनल एसेट बेच के भी हमारे बिजनेस एसेट्स तो बेचेगा ही, और अगर वो उससे रिकवरी नहीं होती तो हमारे पर्सनल एसेट्स बेच के भी वो अपनी रिकवरी कर सकता है। हमारे द्वारा लिए गए लोन से हमारे पर्सनल एसेट्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर अब बारी आती है लिमिटेड रिसोर्सेज की, लेकिन जबकि एडवांटेजेस मेरिट्स में भी आते थे कि सर हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो सकते हैं, तो सर इसकी लिमिटेशंस कैसे आ गई? चलिए देखते हैं। हमारे केस में अजय, भानु और चिंटू के पास 20-20 लाख थे, लेकिन हमारे पास एक क्राइटेरिया, एक मैंडेटरी है कि हम मैक्सिमम कितने रख सकते हैं? 20 मेंबर्स। 20 मेंबर्स, मान लीजिए 20 मेंबर्स को हमने रख लिया। 20 मेंबर जितने हुए, मान लीजिए हमारे पास हुए 5 करोड़ रुपए हो गए 20 मेंबर से, लेकिन अगर हमें 6 करोड़ की जरूरत है तो क्या करेंगे? 6 करोड़ की जरूरत है तो क्या करेंगे? हम और मेंबर्स तो रख नहीं सकते, तो इसलिए हमारी एक लिमिट वो भी हो गई, एक डिसएडवांटेज भी हो गई लिमिटेड रिसोर्सेज, बिकॉज हमारे पास एक कंपल्शन है, एक मैंडेटरी है कि हम अपनी पार्टनरशिप में 20 से ज्यादा मेंबर रख ही नहीं सकते। चलिए अब बारी आती है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की। सर अजय है, भानु है, चिंटू है, सर आपस में जरूरी नहीं है कि इनकी हर चीज में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, इनके डिफरेंट ओपिनियंस भी हो सकते हैं जिनके बिहाफ में आपस में लड़ाई भी कर लेंगे। अगर मान लीजिए ए कहते हैं कि नहीं यार हम यहां शॉप लेंगे, यहां अपनी ब्रांच खोलेंगे, बी कहेगा हम एक्स प्लेस में खोलेंगे, बी कहेगा हम वाई प्लेस में खोलेंगे और सी कहेगा हम जेड प्लेस में अपनी ब्रांच खोलते हैं, तो ऐसे कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं जहां पे इनकी कंसेंट आपस में मैच ही ना हो, इनके ओपिनियंस आपस में मैच ही ना हो, तो इसलिए तीनों के बीच में लड़ाई होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, तो इसलिए पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। चलिए लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मान लीजिए अजय, भानु और चिंटू में से हमारे चिंटू की हो रही थी डेथ, तो क्या सर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है, बंद हो सकती है? जी हाँ, वो बंद हो सकती है, लेकिन अगर वो चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें पार्टनरशिप डीड को ऑल्टर करना पड़ेगा। सर अब बारी आती है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। सर एक हमने इसका एडवांटेजेस जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था सीक्रेसी। सर हमें अपने जो P&L है, बैलेंस शीट्स है, वो बाहर पब्लिक में, बाहर गवर्नमेंट को डिस्क्लोज नहीं करने थे, तो इसलिए हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फो है वो लीक नहीं हो रही थी। लेकिन अगर मान लीजिए पब्लिक को अगर चाहिए, तो पब्लिक अगर के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो पब्लिक कैसे कॉन्फिडेंस दिखा सकती है? पब्लिक कैसे मान लेगी कि जो पार्टनरशिप फर्म है ढंग से काम कर रही है? तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि पब्लिक के पास उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनकी बैलेंस शीट्स है, जो उनके P&L है, पब्लिक को नहीं डिस्प्ले हो रही। कोई एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मैंडेट नहीं करता पार्टनरशिप एक्ट को कि अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन ना पब्लिक में डिस्क्लोज करो। सॉरी, अगर आप पब्लिक को अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे तो पब्लिक आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकती है कि आप जो काम कर रहे हो ढंग से काम कर रहे हो? तो इतना सही कंसेप्ट है। इसके जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हम आपको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इस पूरे चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले दिए गए नंबर पे प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करिए।